द टीचर्स रूम में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम की, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। आज का जो विषय रहने वाला है वो हमारा प्राचीन इतिहास रहने वाला है। कौन सा विषय रहने वाला है? प्राचीन इतिहास रहने वाला है। प्राचीन इतिहास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है पाषाण काल, जिसमें पूर्व, मध्य और नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे। इसके बाद धार्मिक आंदोलन, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद युग के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, जिसमें हम शुंग वंश, कण्व वंश, शक वंश, कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य के बाद हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल, जिसमें वर्धन वंश, पाल वंश, गुज्जर वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख साम्राज्य, जिसमें पल्लव और चालुक्य वंश की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारा प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। प्राचीन इतिहास के बारे में हम इतना अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन से। पहले बात करते हैं प्राचीन ऐतिहासिक काल। प्राचीन ऐतिहासिक काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस काल से जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही प्राप्त होती है। इसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। यानी जितने भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, सिक्के, हमारे बर्तन या लोगों द्वारा प्रयुक्त अनाज, वस्त्र, इन्हीं के आधार पर हम इन्हें प्राचीन काल कहते हैं। इसके कोई भी हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, कोई भी हमें इसका ग्रंथ प्राप्त नहीं है, कोई भी रचना प्राप्त नहीं हुई है। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव जीवन पाषाण उपकरणों पर आधारित था, अतः इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल के जो मानव थे वो पाषाण अर्थात पत्थर का उपयोग करके औजार बनाते थे। किसका उपयोग करके औजार बनाते थे? पत्थर का उपयोग करके औजार बनाते थे, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। आगे बात करते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल भारतीय इतिहास में लगभग 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल का समय काल क्या है? 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। भारत में पूर्व पाषाण कालीन सबसे प्राचीन संस्कृति उत्तर पश्चिम भारत में, वर्तमान में पाकिस्तान में, सोहन नदी की घाटी में, रावपिंडी के निकट प्राप्त हुई है, जिसे सोहन संस्कृति कहा जाता है। क्योंकि ये सोहन नदी की घाटी में प्राप्त हुई है, इसलिए इसको सोहन संस्कृति कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस काल में मानव जीवन खानाबदोश था। खानाबदोश अर्थात घुमंतु था। मानव एक जगह स्थायी निवास रहकर नहीं रहता था। जहाँ उसे खाना मिलता था वहाँ खाना खाता था, अगले दिन कहीं और प्रस्थान करता था। वह कच्चा मांस एवं वनों से एकत्रित कंद एवं फल फूल होते थे, उनको खाता था। अग्नि का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। अग्नि का आविष्कार कौन से काल में हुआ? ये पूर्व पाषाण काल में हुआ। इस काल में मानव पेड़ों के नीचे, पहाड़ों के गुफाओं में रहते थे। कहाँ कहाँ रहते थे? मानव पेड़ों के नीचे रहते थे और पहाड़ों में जो गुफाएं होती थी उनमें रहते थे। आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। पाषाण काल पूर्व पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बीच के संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसका जो कालक्रम है, यानी इसका जो समय है, वो 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसका जो कालक्रम है वो है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल में शिकार की बढ़ती आवश्यकता के लिए तीर का विकास हुआ। यानी इस समय शिकार की आवश्यकता अधिक हो गई, तो इसलिए मानवों ने तीर का आविष्कार कर लिया। साथ ही बढ़ती आवश्यकताओं के कारण मानव में सामूहिकता की भावना विकसित हुई। ये भी किस काल में हुआ है? ये भी मध्य पाषाण काल में हुआ। यानी मानव सामूहिक रूप से धीरे धीरे रहना शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल का जो समय काल माना जाता है वो 5,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये काल है नव पाषाण काल का। नव पाषाण काल में मनुष्य द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के कारण कृषि, घर का निर्माण, बर्तनों का प्रयोग, पहिए का उपयोग इत्यादि का विकास कर लिया गया है। यानी नव पाषाण काल में किस किस का विकास हो गया? पहिए का हो गया, बर्तनों का हो गया, घरों का और कृषि का विकास हो गया। नव पाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी इस काल के औजार पर पॉलिश होना है। यानी नव पाषाण काल में कैसे औजार मिलते हैं? पॉलिश करेंगे।
यह प्रश्न बनता है कि कौन से काल में पॉलिश करे हुए औजार मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा उत्तर होगा नवपाषाण काल। आगे बात करते हैं। नवपाषाण काल में पशुपालन बढ़ गया और कृषि कार्य भी होने लगा, और पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, पशुपालन बढ़ गया और कृषि कार्य भी होने लगा, लोग स्थायी निवास के रूप में रहने लगे। आगे बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन स्थल पश्चिम पंजाब में, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा संस्कृति रख दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। जो इसका काल है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करेंगे वर्तमान में पाकिस्तान में जो स्थल है उनके बारे में। तो जो पहला स्थल है वो हड़प्पा है। हड़प्पा है ये पंजाब प्रांत में। ये पंजाब प्रांत अपने भारत का पंजाब नहीं है। पाकिस्तान में जैसे अपने भारत में राज्य होते हैं वैसे ही पाकिस्तान में प्रांत होते हैं, तो ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान का है। इसके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। वर्ष था 1921, यानी 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत में है, ये पाकिस्तान में है। इसके जो खोजकर्ता थे वो रखलदास बनर्जी थे और इसकी खोज हुई थी 1922 में। अगले स्थल की बात करते हैं सूत कांगडोर। सूत कांगडोर ये वर्तमान के बलूचिस्तान में है। इसके जो खोजकर्ता थे आर्थर स्टाइन, और इन्होंने कब खोज की थी, 1927 में। अगले स्थल की बात करते हैं। अगला स्थल है चंद्रदुड़ो। चंद्रदुड़ो ये कौन से प्रांत में है, सिंध प्रांत में है। इसके जो खोजकर्ता थे वो एमजी मजूमदार थे। कौन थे, एमजी मजूमदार। इन्होंने खोज करी थी 1932 में। जो अगला प्रांत है वो है कोटदीजी। ये कहाँ है, ये सिंध प्रांत में है। जो इसके खोजकर्ता थे वो के धुरे और अहमद खान, दो लोग थे। जो इनकी खोज की गई थी वो थी 1955 वर्ष 1955 इसकी खोज की गई थी। आगे बात करते हैं जो भारत में स्थल हैं। अब ये थोड़ा ना कि सारे पाकिस्तान में चले जाएं, कुछ स्थल भारत में भी होंगे। तो बात करते हैं कौन कौन से स्थल भारत में हैं। तो जो पहला स्थल है वो रंगपुरा है। वर्तमान का जो अपना अहमदाबाद है, अहमदाबाद यानी गुजरात राज्य का हिस्सा। इसकी जो खोज करी थी वो MS वत्स ने की थी और 1937 में की थी। कब की थी, 1937 में। दूसरा स्थल है कालीबंगा ये है गंगानगर अर्थात आज के राजस्थान में। कहाँ पे, हमारे आज के राजस्थान में। इसकी जो खोज करी थी वो ए घोष अर्थात अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। अगला स्थल है रोपड़ है, ये पंजाब प्रांत में है, यानी भारत के पंजाब में है। जो इसके खोज करते हैं वो यज्ञदत्त शर्मा है और खोज इसकी की गई थी 1953 से लेकर 1956 तक। अगला प्रांत है लोथल ये अहमदाबाद में है। जो इसकी खोज करते हैं SR राव हैं। इसकी खोज हुई थी 1957 में। कब हुई थी इसकी खोज, 1957 में। अगले प्रांत की बात करते हैं सूरकोतड़ा ये कच्छ है, कच्छ गुजरात में। जगपति जोशी हैं इसके खोजकर्ता, उसकी खोज हुई थी 1964 में। अगला स्थल है हमारा बनावली हिसार में है। हिसार आज के किस में है, हरियाणा में। आज के हमारे कौन से राज्य में है, हरियाणा में। जो इसके खोजकर्ता थे वो रणधीर सिंह बिष्ट थे और जिसकी खोज हुई थी 1974 में हुई थी। अगला स्थल है हमारा धौलवीरा, कच्छ गुजरात में। इसके जो खोजकर्ता थे रणधीर सिंह बिष्ट एवं जगपति जोशी। जो इसकी खोज हुई है वो 1991 में हुई है। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी विशेषता के बारे में। सिंधु घाटी का सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र कौन से आकार का था, त्रिभुजाकार का। कौन से आकार का था, त्रिभुजाकार के। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। जिसका क्षेत्रफल था वो कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाकिस्तान और भारत दोनों देश में पाए जाते हैं। कौन कौन से देश में पाए जाते हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों देश में पाए जाते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिट ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इसकी दो राजधानी, स्टुअर्ट पिट ने क्या बताया है कि इस सभ्यता की दो राजधानी हुआ करती थी, एक तो हड़प्पा हुआ करती थी, एक मोहनजोदड़ो हुआ करती थी। किसने कहा है, स्टुअर्ट पिट ने कहा है। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। ये भारत में है, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगतराय तक, और पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आलमगीर
आलमगीर ये कहाँ, मेरठ में पड़ता है, से लेकर पश्चिम में मकरान तट तक है। कहाँ तक है इसका विस्तार, जम्मू कश्मीर में दक्षिण से नर्मदा के मुहाने भगतराय तक, और पूर्व में इसका विस्तार है उत्तर प्रदेश के आलमगीर मेरठ तक, और पश्चिम में मकरान तट तक। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, यानी जितने भी इसमें निर्माण हुए हैं वो किन लोगों ने किया है, द्रविड़ लोगों ने किए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा आज तक पूरी तरह नहीं पढ़ी जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता में यानी जो भाषा प्रयोग होती थी वो आज तक समझी नहीं जा सकी किस प्रकार की भाषा प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी इस सभ्यता में किसी और धातु जैसे लोहे चांदी का उपयोग न होकर कांस्य धातु का उपयोग होता था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ये कहाँ पर बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार स्थित है। क्या है विशाल स्नानागार, यहाँ से ही प्रश्न बनता है कि विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पाया गया है, तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की अपने समय में अति विकसित और सुसंस्कृत लोगों की सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, अति विकसित सभ्यता थी। आगे बात करते हैं, इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना प्रणाली थी, यानी नगर काफ़ी अच्छे तरीके से बसाए गए थे। ये नगर आज के वर्तमान नगरों की तरह थे। आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, यानी अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पे आधारित थी, कृषि पे। फिर इसके बाद बात करते हैं कि क्या सिर्फ कृषि पे थी, कृषि पे नहीं होगी, इसके अलावा यहाँ पे व्यापार भी होता था। सिंधु घाटी का व्यापार सिंधु क्षेत्र तक सीमित नहीं था। कहाँ तक, सिंधु क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मिस्र, मेसोपोटामिया यानी जो वर्तमान का इराक है और मध्य एशियाई देशों तक विस्तृत था। कहाँ कहाँ तक था, ये मिस्र, मेसोपोटामिया जो वर्तमान का इराक है और मध्य एशियाई देशों तक विस्तृत था इसका जो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहनते थे, यानी सूती वस्त्र गर्मियों में पहनते होंगे और ऊनी वस्त्र ये ठंड से बचने के लिए सर्दियों में पहनते होंगे। तो दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों की कला के प्रति विशेष अभिरुचि थी, यानी कला के प्रति भी ये लोग बहुत सजग थे। इस सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी मोहरें हैं। सबसे अच्छी कलाकृति क्या पाई है, मोहरें, जो अभी तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। कितनी मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं, 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, यानी ये लोग वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे। सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक उत्सव एवं समारोह धूमधाम से मनाते थे, यानी इनके जितने भी त्यौहार होते थे मिलजुल कर धूमधाम से मनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रधान बंदरगाह माना जाता है, यह है लोथल, जो आज के अहमदाबाद के निकट है। तो यहाँ पे से प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कहाँ माना जाता है, लोथल, यानी इस बंदरगाह से व्यापार होता रहा होगा। आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। जो ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल कब से माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत बंद हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, यानी इसके जो स्रोत हैं वो बंद हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृति सभ्यता के निर्माता आर्य थे, यानी वैदिक संस्कृति के निर्माण किसने किया था, आर्यों ने किया था। इनका भारत में आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व हुआ था। आर्य भारत में कब आए थे, 1500 ईसा पूर्व। आर्य लोग भारत में बाहर से आए थे, इसलिए उनके मूल स्थान को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान इन्हें अलग जगह का मानते हैं। तो आइए इनके बारे में, इनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत के बारे में जानते हैं। तो जो पहले मत में है ये भारत को मानने वाले कि आर्य मूल रूप से भारत के ही थे, जिसमें मध्य प्रदेश का मानने वाले हैं डॉक्टर राजबली पांडे, कश्मीर का मानने वाले हैं LD कल्ला, सप्त सिंधु प्रदेश का मानने वाले AC दास एवं डॉक्टर सरपूर्णानंद मानने वाले हैं। ये मानने वाले हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश के आर्य थे। जो लोग इसे आर्यों को तिब्बत का मानते थे वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ का मानते थे, आर्यों को तिब्बत का। उत्तरी ध्रुव को मानने वाले बाल गंगाधर तिलक हैं, और एशिया महाद्वीप के मानने वाले में मध्य एशिया का मानने वाले मैक्स मूलर हैं, और किर्गिज मैदान का मानने वाले ब्रैंड स्टोन हैं। आगे बात करते हैं यूरोप। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग यूरोप से आए थे। यूरोप में हंगरी का मानने वाले गाइल हैं कि जो आर्य थे वो हंगरी से आए थे। जर्मनी का मानने वाले प्रोफेसर पेंका हैं। कौन है, प्रोफेसर पेंका हैं। और रूस के मानने वाले हैं गार्ड चाइल्ड एवं नेहरिंग। इनका मानना है कि जो आर्य थे वो रूस से विस्थापित होकर भारत में आए हैं। अधिकांश जो विद्वान हैं वो मैक्स मूलर के मत से
सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से रूस एशिया के निवासी थे। यानी जो अधिकांश विद्वान हैं किससे सहमत हैं, मैक्स मूलर के मत से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। आगे बात करते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण थे वेदों की कुल संख्या थी 4। कितनी संख्या थी? कुल संख्या 4। ये भारत के ही नहीं विश्व के प्राचीनतम एवं पवित्र ग्रंथ हैं। इन्हें ईश्वर द्वारा रचित माना जाता है। यानी वेदों को कैसा माना जाता है? ये ईश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है, ये मानव द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ईश्वर ने स्वयं इनका निर्माण किया है। वेदों का निर्माण वैदिक काल में हुआ। वेदों का निर्माण कब हुआ? वैदिक काल में। 4 वेद इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। चारों वेदों का नाम क्या है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद एवं चौथा अर्थवेद। आर्यों ने ही ऋग्वेद की रचना की। इसे मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद की रचना किसने की थी? आर्यों ने की थी। ऋग्वेद द्वारा जिस काल का विवरण मिलता है उसे वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल के नाम से किसे जाना जाता है? जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद ही आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद है। आर्यों का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आगे बात करते हैं ऋग्वेद की विशेषता के बारे में। जो गायत्री मंत्र है, जो हमारा गायत्री मंत्र है, वो भी ऋग्वेद से ही प्राप्त हुआ है। अस्तु माँ सदगम्य, जो ये वाक्य है, ये वाक्य भी यहीं से लिया गया है। ऋग्वेदीन कालीन समाज पितृसात्मक यानी पुरुष प्रधान समाज था। पुरुष प्रधान समाज था। कैसा समाज था? पुरुष प्रधान, यानी पुरुषों की चलती थी, महिलाओं की बातें कम मानी जाती होंगी। आगे बात करते हैं आर्यों के बारे में। आर्यों की जो भाषा थी वह थी संस्कृत। आर्यों के समय में 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य एवं चौथा शूद्र। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। आगे बात करते हैं ऋग्वेदीन कालीन राजनीतिक व्यवस्था में कालीबाई व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? कालीबाई व्यवस्था थी। यानी 4 वर्णों को फॉलो करते थे, जिसमें ब्राह्मण को सर्वोत्तम मानते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य एवं लास्ट में शूद्र आते थे। आगे बात करते हैं इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। यानी वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आया है। कौन सी नदी का उल्लेख आया? सिंधु नदी का उल्लेख आया। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता था, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यमुना नदी का कितने बार उल्लेख मिलता है? 3 बार। और गंगा नदी का उल्लेख कितने बार मिलता है? 1 बार मिलता है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद काल के देवताओं के बारे में। ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। कौन देवता थे? सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इन्हें वर्षा एवं युद्ध का देवता माना जाता था। इंद्र को कौन सा देवता माना जाता था? वर्षा एवं युद्ध का देवता माना जाता था। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि का था। कौन से देव का था? अग्निदेव का था। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में ये सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये बाद की व्यवस्था में आया। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलन था, यानी परिवार संयुक्त रूप से साथ में रहते थे। आगे बात करते हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल की। उत्तर ऋग्वैदिक काल का समय काल माना जाता है 1000 से 500 ईसा पूर्व से तक। इस कालखंड को उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है, यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के काल को कौन सी संज्ञा दी जाती है? उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़कर शेष अन्य तीनों वेदों एवं उपनिषदों की रचना हुई है। उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के बाद का काल है। उसमें कितने वेदों की बारे में बात की गई है? 3 वेदों के बारे में बात की है और उपनिषदों के बारे में बात की गई है। आगे बात करते हैं ऋग्वेद के अलावा अन्य जो 3 वेद हैं वो हैं हमारे सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद। कौन कौन से 3 वेद हैं? सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद। सामवेद उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है जिसमें लगभग 1810 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1810 मंत्र हैं, जो संगीतबद्ध शैली में लिखे गए हैं, यानी गायन शैली में लिखे गए हैं, पद शैली में न लिखकर ये कविता के रूप में लिखे गए हैं। इसलिए सामवेद को विश्व की प्रथम संगीत पुस्तक के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि विश्व की प्रथम संगीत पुस्तक किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। आगे बात करते हैं यजुर्वेद में लगभग 2000 मंत्र हैं, सर्वाधिक मंत्र हैं।
कितने मंत्र हैं? 2000 मंत्र हैं। इस ग्रंथ में जो यज्ञों से संबंधित मंत्र हैं, यजुर्वेद में किससे संबंधित मंत्र हैं? यज्ञों से, यानी उस टाइम यज्ञों का बहुत प्रचलन था, उससे संबंधित मंत्र हैं। आगे बात करते हैं अर्थवेद। अर्थवेद में वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त अन्य संस्कृतियों का भी समावेश है, यानी अर्थवेद में दोनों संस्कृतियों का समावेश है। इस वेद की रचना सबसे अंत में हुई। जो हमारा ऋग्वेद अर्थवेद है, इसकी रचना हुई थी वो सबसे अंत में हुई थी। इसमें आयुर्वेदिक एवं चिकित्सा संबंधी मंत्र हैं। जो हमारा अर्थवेद है, अर्थवेद में किससे संबंधित मंत्र हैं? आयुर्वेद यानी जो चिकित्सा होती थी उससे संबंधित मंत्र हैं। इसमें कुल 231 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 231 मंत्र हैं। वेदों को लिपिबद्ध करके इनकी रचना करने का श्रेय महर्षि वेदव्यास को जाता है, यानी वेदों के लेखक कौन थे? महर्षि वेदव्यास। कौन थे? वेदव्यास। आगे बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषदों का अर्थ है विद्या जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती है। उपनिषद का अर्थ होता है कि विद्या जो गुरु के निकट बैठकर सीखी जाती है। अर्थात ये था कि शिष्य और गुरु होते थे। पहले जो गुरु होते थे उनका सर्वोच्च स्थान था और शिष्य उनकी बात सुनते थे। उनको ही लिपिबद्ध करना ही हमारा उपनिषद कहलाता है। आगे बात करते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषदों में दार्शनिक बातों को गुरु शिष्य के मध्य प्रश्नोत्तर के माध्यम से सूत्र शैली में समझाया जाता है, यानी गुरु शिष्य की बातचीत है, उसी को उपनिषदों के अंतर्गत रखा गया है। प्रमुख उपनिषद कौन सा है? हमारा मुंडक उपनिषद। कौन सा उपनिषद है? मुंडक उपनिषद। इस उपनिषद से एक मंत्र भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। जो हमारा भारत का एक राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद केवल 12 ही है। उपनिषदों की कितनी संख्या है? कुल 12 है, लेकिन उपनिषदों की कुल संख्या है 108, किंतु प्रमाणिक उपनिषद केवल 12 ही हैं। आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में मनुष्य का जीवन कैसा था। मनुष्य का जीवन आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित था। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हुए उसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आश्रम कहते थे। आश्रम व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य, कौन सा आश्रम था? सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य आश्रम था। ब्रह्मचार्य आश्रम की जो आयु थी वो 25 वर्ष तक मानी जाती है। ब्रह्मचार्य आश्रम की आयु कितनी मानी जाती है? 25 वर्ष, जिसमें शिष्य के रूप में अध्ययन किया जाता था। दूसरा जो आश्रम माना जाता है वो गृहस्थ आश्रम माना जाता है। इसकी आयु होती थी 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, जिसमें विवाहित एवं पारिवारिक जीवन के बारे में बात की जाती है। तीसरा जो आश्रम माना जाता था वो वानप्रस्थ आश्रम माना जाता था। वानप्रस्थ आश्रम की आयु होती थी वो 50 से लेकर 75 वर्ष तक होती थी। ये जो उम्र होती थी वो आत्मचिंतन, सामाजिक उत्थान हेतु कार्य किया जाता था। इस उम्र में आत्मचिंतन और सामाजिक उत्थान हेतु लोग कार्य करते थे। अंतिम जो हमारा आश्रम होता था वो संन्यास था। 75 वर्ष से मृत्यु तक था। इसमें समाज से दूर रहते थे, सब कुछ त्याग कर ईश्वर का ध्यान किया जाता था। कुल कितने हमारे आश्रम होते थे? सर्वप्रथम ब्रह्मचार्य आश्रम होता था, दूसरा गृहस्थ आश्रम होता था, तीसरा हमारा वानप्रस्थ आश्रम होता था और चौथा हमारा संन्यास होता था। 4 प्रकार के आश्रमों का पालन किया जाता था। आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। ब्राह्मणों का स्थान कैसा था? सर्वश्रेष्ठ था, यानी ब्राह्मणों को पूजनीय माना जाता था और वर्ग में सबसे ऊपर थे। ऋग वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, वहाँ उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाने लगा। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों का काफ़ी मान सम्मान किया जाता, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया वैसे वैसे स्त्रियों का दर्जा घटने लगा। आगे बात करते हैं धार्मिक आंदोलनों के बारे में। वैदिक काल के अंतिम चरण तक वैदिक धर्म में अनेक रूढ़ियाँ, कठोरता एवं कर्म कारणों के कारण लोगों में असंतोष हुआ, यानी काफ़ी सारी ऐसी कुरीतियाँ आ गई थी जिससे लोग धर्म के प्रति उनका मोह भंग हो गया था। इस कारण से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में कई नए धर्मों का जन्म हुआ। कब से धर्म का जन्म हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तथा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित प्रमुख संप्रदाय थे बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित था ये, एवं जैन धर्म, ये था महावीर द्वारा प्रतिपादित। बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जो हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी। इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व।
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम था क्या था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो वंश संघ के शाक्य गण के प्रमुख थे। वंश संघ के शाक्य गण के प्रमुख थे। तथा इनकी माता का नाम क्या था? इनकी जो माता थे उन कौशल्या की राजकुमारी थे। सिद्धार्थ के जन्म के बाद इनकी माता का निधन हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। इसलिए सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। इनके पीछे गौतम लगाने का मतलब यही है कि इनका जो लालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी थी। आगे बात करते हैं। सिद्धार्थ को युवावस्था से ही सांसारिक कार्यों में अधिक मोह नहीं था। उन्हें सांसारिक कार्यों में अधिक मोह नहीं था। एक दिन वे अपने सारथी चाण के साथ नगर भ्रमण के दौरान जा रहे थे। उनके सारथी का नाम भी कई बार कई परीक्षा में पूछा गया। उनके सारथी का क्या नाम था? चाण। उसके साथ वे भ्रमण पर जा रहे थे तो उन्होंने एक जर्जर बुद्ध, एक दुखी रोगी एवं एक शव देखकर दुखी हो गए। उन्होंने क्या क्या दिया? एक जर्जर बुद्ध यानी एक बहुत बूढ़ा था, जो अपनी वृद्ध अवस्था में इस तरह आ चुका था कि उसके जीवन की कुछ ही क्षण बाकी थे। एक दुखी रोगी को देखा था, जो अपने रोग से लेकर पीड़ित था, एवं एक शव को देखकर दुखी हो गए। उन्होंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे कि वो दुखी हो गए। किंतु एक शांत चित्त सन्यासी को देखकर उन्हें शांति मिली। चौथे लोग को उन्होंने देखा, सन्यासी को। उन्होंने 4 लोगों को देखा। पहले उन्होंने क्या देखा? एक वृद्ध आदमी को देखा, फिर दुखी रोगी को देखा, फिर शव, और अंत में उन्होंने सन्यासी को देखा, जिससे उनके जो मन है उसको शांति मिली। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य यानी घर छोड़ने की बात होती है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने रात्रि के समय चुपचाप गृह त्याग कर दिया। सिद्धार्थ के जीवन की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जो इनके घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या कहा है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आगे बात करते हैं। सिद्धार्थ गौतम को 35 वर्ष की अवस्था में गया के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनको कितने दिन में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 49 दिन। 49 दिनों उन्होंने गहरी तपस्या करी। इसके बाद इनको जाकर ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, जैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ ये बुद्ध कहलाए। बौद्ध ग्रंथों में इनके ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। इनकी ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। ये प्रश्न भी बनता है कि बौद्ध की ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। आगे बात करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जो बुद्ध परंपरा में धर्म चक्र परावर्तन कहलाता है। इनका जो प्रथम उपदेश है वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र परावर्तन। और ये कहाँ दिया गया था? ये वाराणसी के निकट सारनाथ में। आगे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में लगभग 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का संगठन गणतांत्रिक पद्धति पर आधारित था, यानी गणतंत्र आधारित था, लोकतंत्र आधारित पद्धति पर था। आगे बात करते हैं। बुद्ध के प्रसिद्ध जो अनुयायी थे, इनमें थे हमारे बिंबिसार, कालाशोक, अशोक एवं कनिष्क और अजाशत्रु। इनके जो अनुयायी थे वे बिंबिसार थे, कालाशोक थे, अशोक थे, कनिष्क थे और अजाशत्रु थे। आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदाय थे। बौद्ध धर्म बाद में धीरे धीरे 2 प्रमुख संप्रदायों में बट गया था, जिसमें पहला संप्रदाय था हीनयान, दूसरा संप्रदाय था महायान। बात करते हैं हीनयान के बारे में। हीनयान संप्रदाय के लोग एशिया में श्रीलंका, म्यांमार एवं जावा, इंडोनेशिया आदि स्थलों पर फैले हुए हैं। वर्तमान में ये श्रीलंका, म्यांमार एवं जावा, इंडोनेशिया आदि स्थलों पर फैले हुए हैं। जबकि जो महायान संप्रदाय के लोग थे ये चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान एवं दक्षिणी कोरिया आदि देशों में हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। इनके उपदेश कौन सी भाषा में दिए गए? पाली भाषा में दिए गए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश कौन सी भाषा में दिए गए हैं? पाली भाषा में दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख संगतियाँ, यानी बौद्ध धर्म की कुल 4 संगतियाँ हुई थी, जिनके बारे में हम एक बार देखते हैं। जो प्रथम संगति हुई थी ये 483 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान था इसका राजगृह। प्रथम संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में 483। अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप, और जो शासक थे अजाशत्रु। अजाशत्रु ने इस संगति की अध्यक्षता करवाई थी, यानी इस संगति को करवाया था। दूसरी संगति थी
383 ईसा पूर्व, ये हुई थी वैशाली में। इसके जो अध्यक्ष थे आचार्य सार्वकामी को चुना गया था, जो इसके शासक थे कालाशोक द्वारा इसको आयोजित करवाया गया था। तीसरी जो संगति हुई थी वो 250 ईसा पूर्व हुई थी। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। जो इसके अध्यक्ष थे ये मंगोल पुत्र तिष्य थे। जो इसका ऑर्गेनाइज करवाया था, यानी जो इसका आयोजन करवाया था वो अशोक ने करवाया था। चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ये हुई थी प्रथम शताब्दी में। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कुंडलवन कश्मीर में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो चतुर्थ हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और शासक थे कनिष्क शासक थे। कनिष्क शासक द्वारा इस की अध्यक्षता करवाई गई थी, यानी इस संगति का आयोजन करवाया गया था। बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। कौन से धर्म के बारे में बात करते हैं? बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। इसमें प्रथम ऋषभदेव के नाम, प्रथम का क्या नाम है? ऋषभदेव, जो प्रारंभिक वैदिक ऋषियों के समकालीन माने गए, यानी प्रारंभिक वैदिक ऋषि थे उसके समकालीन ऋषभदेव थे। ये इसके प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। आगे बात करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे तथा 24वें तीर्थकर महावीर हुए हैं। इसके अलावा जो भी हमारे 2 से लेकर 22 तक हैं ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, इनके बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। हमें पढ़ने हैं 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर। महावीर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पश्चात जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे ही महावीर में हुए ऐसे ही इसका नाम जैन धर्म रख दिया गया। इससे पहले इस धर्म का कोई भी नाम नहीं था। आगे बात करते हैं। महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को। लेकिन जो इसके संस्थापक माने जाएं तो पार्श्वनाथ थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे जाएं तो ये महावीर स्वामी थे। आगे बात करते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडाग्राम नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम पर हुआ था। 29 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग कर दिया। इन्होंने भी 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, उन्होंने भी 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। आगे बात करते हैं। 12 वर्ष के लगातार कठोर तपस्या के बाद, साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में जाबी या ग्राम नामक स्थान पर ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने कितनी वर्षों तक तपस्या की? 12 वर्षों तक। तब तक ये 42 वर्ष के हो गए थे। तो इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान था जाबिया ग्रामक नामक स्थान, ऋजुपालिका नदी के किनारे। और जबकि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उन्हें 49 दिन में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। रिलेट करके चलिए आप। आगे बात करते हैं। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व हुई थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। जैन धर्म, जैसे बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा था, ऐसे ही जैन धर्म भी 2 संप्रदायों में बटा था। पहले इसमें है दिगंबर, दूसरे हैं श्वेतांबर। जैन धर्म की भी 2 प्रमुख संगतियाँ हुई, प्राचीन काल में हुई थी। पहली संगति 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र को अध्यक्षता में हुई। पहली संगति कब हुई? 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। ये संगति हुई थी, पहली संगति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। जबकि दूसरी संगति सभा हुई थी, ये 512 ईस्वी में बल्लवी गुजरात में हुई थी। 2 संगतियाँ हुई थी, पहली स्थूलभद्र में हुई थी और दूसरी बल्लवी में हुई थी। ये जैन धर्म के बाद आगे हम बात करेंगे महाजनपद युग के बारे में। महाजनपद युग क्या है? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों के बारे में हमें कहाँ से उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय, इसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। छोटे छोटे जो हमारे राज्य थे इनको महाजनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। आगे बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में ऐसे राज्यों की संख्या 16 थी। कुल कितने महाजनपद थे? 16 थे। इन महाजनपदों में मुख्य राजतंत्रात्मक शासन था, किंतु कुछ छोटे राज्यों में गणतांत्रिक शासन था। कुछ राज्यों में राजतंत्र यानी राजा का शासन होता था, कुछ राज्यों में गणतंत्र यानी लोकतंत्र का शासन था। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो वो था जनपद वो था मगध। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध जनपद था। आगे बात करते हैं। 16 महाजनपद के बारे में बात करते हैं। ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे?
तो पहला जनपद था मगध, इसकी राजधानी थी राजगृह। दूसरा था काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। तीसरा था अंग, इसकी राजधानी थी चंपा। आगे बात करते हैं। अगला था कौशल, इसकी राजधानी थी अयोध्या। पांचवा था मल, इसकी राजधानी थी कुशीनगर। अगला था वजी, वजी की राजधानी थी वैशाली। अगला था वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अगला जो जनपद था वो कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अगले जनपद की बात करते हैं। यह था पांचाल, पांचाल की राजधानी थी कापिल्य। अगला जो जनपद था वो एक कंबोज था, इसकी राजधानी थी राजपुरा। 11वां जो जनपद था ये गांधार था, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। 12वां जो महाजनपद था ये था मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर। 13वां जो जनपद था वो था चौंदी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती। अगला जो जनपद था सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा, इसकी राजधानी क्या थी मथुरा। 15वां जो हमारा महाजनपद था ये अशमक था, इसकी जो राजधानी थी पाटन। और अंतिम था अश्वती, अश्वती इसकी राजधानी थी उज्जैन। ये हमारे 16 महाजनपद थे। आगे बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मगध साम्राज्य के बारे में। जो हमारे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था कौन सा था? मगध साम्राज्य। इसके बारे में बात करते हैं। 16 महाजनपदों में मगध ने अपने भौतिक संसाधनों एवं श्रेष्ठ शासकों के कारण उन्नति की तथा अन्य राज्यों को विजित कर तथा प्रमुख राज्य बन गया। विजित करके यानी हरा के प्रमुख राज्य बन गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से मगध का उदय एक साम्राज्य के रूप में हुआ, यानी इसका भी एक उदय एक छोटे साम्राज्य के रूप में हुआ। इसे भारत का प्रथम साम्राज्य भी माना जाता है। इसे भारत का कैसा साम्राज्य माना जाता है? प्रथम साम्राज्य माना जाता है। मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासक बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी के समय प्रारंभ हुआ। यानी मगध साम्राज्य का प्रारंभ किसने किया था? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने। बिंबिसार ने गिरिवज्र राजगृह को अपनी राजधानी बनाकर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था? राजगृह, जिसे गिरिवज्र भी कहा जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजाशत्रु ने ही कर दी, यानी पितृ हत्या का मामला था। यहाँ इन्होंने अजाशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। आगे बात करते हैं। बिंबिसार की हत्या के पश्चात उसका पुत्र अजाशत्रु मगध का शासक 492 से 460 ईसा पूर्व बना। इसे कुणिक भी कहा जाता है। अजाशत्रु को किस नाम से जाना जाता है? कुणिक नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कुणिक नाम से किसे जाना जाता है? अजाशत्रु को जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन राजगृह में अजाशत्रु के शासनकाल में हुआ है। जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, प्रथम बौद्ध संधि हुई थी, तो इसका आयोजन भी अजाशत्रु द्वारा ही करवाया गया था। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। जैसे ही हमारा हर्यक वंश का शासन समाप्त हुआ तो शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस वंश का मगध पर शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश का शक्तिशाली शासक कालाशोक। कौन थे इसके सबसे शक्तिशाली शासक? कालाशोक। ये कालाशोक और जो अशोक हैं, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उससे अलग हैं। ये दूसरे कालाशोक हैं। ये हमारे शिशुनाग वंश के हैं, जबकि वो अशोक हैं, वो मौर्य वंश के शासक हैं। आगे बात करते हैं कालाशोक के बारे में। कालाशोक का शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व तक था। इसी के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था। यह आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शक्तिशाली नंदवंश 322 ईसा पूर्व तक का शासन स्थापित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक ये मनानंद नहीं होगा, ये घनानंद होगा। ये गलती से टाइप हो गया, ये घनानंद था। जो इसका अंतिम शासक होगा वो घनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? घनानंद के शासनकाल में। आगे बात करते हैं। नंदवंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई, परंतु नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद अहंकारी तथा प्रजा हितैषी नहीं था। यह अहंकारी तथा प्रजा हितैषी नहीं था। घनानंद ने पाटलिपुत्र के प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। हाँ जी, ये वही कौटिल्य, ये चाणक्य हैं जिनके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा होती है। वहीं से नंदवंश के पतन की शुरुआत हुई और चाणक्य के सहयोग से मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ। आगे बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें सिकंदर का आक्रमण महत्वपूर्ण था।
तो सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। क्या है सिकंदर का आक्रमण? भारत पर पहला विदेशी आक्रमण 516 ईसा पूर्व में ईरान फारस के शासक डोरियस ने किया था। सबसे प्रथम आक्रमण 516 ईस्वी पूर्व में किसने किया था? डोरियस ने किया था। डोरियस ने सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र को जीतकर उस पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने कहाँ का क्षेत्र जीत लिया था? सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र को। फिर इसके बाद यूनान के मैसेडोनिया, जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है, इसके शासक अलेक्जेंडर सिकंदर ने अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा को साकार करने के उद्देश्य से भारत में 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। जो अलेक्जेंडर हैं मकदूनिया के शासक थे, इन्होंने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। सिकंदरों के आक्रमण के दौरान उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जो भारत था उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जो सिंध प्रांत का क्षेत्र था, वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। भारत में सर्वप्रथम सिकंदर का सामना तक्षशिला के शासक से हुआ। सिकंदर का भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध पोरस पुरु के साथ झेलम नदी के तट पर हुआ। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध किसके साथ हुआ? पोरस के साथ हुआ, जिसे पोरस का युद्ध भी कहा जाता है। पोरस का युद्ध भी आपने सुना है, काफ़ी फेमस युद्ध है। इस युद्ध को हाइडेस्पेसिस का युद्ध भी कहा जाता है। हाइडेस्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में भारतीय शासक पुरु की हार हुई थी। इसमें किसकी हार हो गई थी? पुरु की हार हो गई थी और सिकंदर जीत गया था। सिकंदर ने अपनी जीत के बावजूद पुरु की बहादुरी को देखते हुए उसका राज्य से वापस कर दिया था। उसने ये देखा कि ये कितनी बहादुरी से लड़ा, जबकि सारे शासक मेरे से पराजित होकर हार मान लिए, लेकिन ये बहादुरी से लड़ा, तो इसलिए उसने उसका राज्य वापस कर दिया। आगे बात करते हैं। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे से बढ़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण से भारत विजय का अभियान छोड़ना पड़ा। अब हो सकता है सेना थक गई हो, सेना को और राशन पानी की कमी हो गई हो, इस कारण से सेना ने आगे जाने से मना कर दिया। इसलिए उसका भारत विजय का सपना अधूरा रह गया सिकंदर का। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। कितने महीने रहा? लगभग 19 महीने रहा। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी, भारत के विजित प्रदेशों का भारत के विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप, जो उसका सेनापति था फिलिप, उसको सौंपकर वह अपने देश मैसेडोनिया लौटते समय सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी जब वह अपने सेनापति फिलिप को अपना राज्यपाट सौंपकर 323 ईसा पूर्व में मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हो गई थी। यानी जब वो वापस गया था तो अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान मिस्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये थी आज की भारत इतिहास की क्लास। इसके आगे के टॉपिक को हम आगे कल की क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही हमारी क्लासेस जल्दी से शुरू होने वाली हैं। जल्दी हम सिलेबस पूरा करवाएंगे। आपके जो भी फ्रेंड हो, आपके मित्र हो, जो भी बिहार प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।